अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17 शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट सीरीज में से सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैं आपको गाइड करती जाऊँगी। तो फ्रोजन शोल्डर हम किसे कहते हैं? फ्रोजन शोल्डर को एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है। एडेसिव का क्या मतलब है कि एडियंस फॉर्मेशन होती है जॉइंट कैप्सूल में, और कैप्सूलाइटिस, कैप्सूल आइटस मीन इन्फ्लेमेशन। ठीक है, कैप्सूल इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को पेन की कंप्लेन होती है, मोस्टली नाइट पेन होती है उसे, और वो सोया हुआ उठ जाता है इस पेन की वजह से। ठीक है, जो मोस्ट टिपिकली पेशेंट वर्ड बोलते हैं ना फ्रोजन शोल्डर को, ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे ये जो कंधा है ना ये जैम हो गया है, यानी कि कोई भी मूवमेंट ही नहीं हो पा रही। ठीक है, तो बेसिकली जो शोल्डर जॉइंट होता है उसमें टू बोन्स होती हैं इन्वॉल्व। ठीक है, स्कैपुला, स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी होती है एंड ह्यूमरस बोन। ठीक है, ह्यूमरस बोन ने मूव करना होता है ग्लिनोइड कैविटी में। अब क्या होता है कि इस शोल्डर जॉइंट के सराउंडिंग में क्या होता है, जॉइंट कैप्सूल होता है जिसने सराउंड किया होता है शोल्डर जॉइंट को। ठीक है, बेसिकली जॉइंट कैप्सूल का क्या काम होता है, इसने जॉइंट को लेग्जिटी प्रोवाइड की होती है। ठीक है, इसकी लेग्जिटी की वजह से होता है कि जो ह्यूमरस बोन होती है ना वो इजीली, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ग्लिनोइड कैविटी और ये ह्यूमरस बोन है। ठीक है, ह्यूमरस बोन जो इजीली एबडक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन में मूव करती है ना, वो इसी जॉइंट कैप्सूल की लेग्जिटी की वजह से मूव करती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब एडियंस फॉर्मेशन हो जाएंगी जॉइंट कैप्सूल फाइबर्स में, तो इन एडियंस फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा कि जॉइंट प्ले कम हो जाएगा, ह्यूमरस बोन को मूव करने में डिफिकल्टी आएगी, वो मूव ही नहीं कर पाएगी। इसलिए मोशन लिमिटेशंस भी पेशेंट को कंप्लेन आ रही होती है कि उससे कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रही होती, उसका वो कहता है कि मेरा कंधा जैम हो गया। ठीक है, तो वो सारी रीज़न इसी वजह से होती है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जॉइंट कैप्सूल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्टार्ट, और पेशेंट को कंप्लेन आ रही होती है कि मुझे रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है शोल्डर में। ठीक है, देन हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी काजेज़ को। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली इसकी काज को देखा गया है कि ये डायबिटीज़ के पेशेंट में सेकेंडरी काज है फ्रोजन शोल्डर। ठीक है, वो ज़रूर डायबिटीज़ का पेशेंट होगा, और अगर सिनेरियो भी आएगा एससीक्यू में तो उसमें भी वो ज़रूर बताएगा कि वो हिस्ट्री में कि वो पेशेंट को डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ की वजह से शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है, और उसकी वजह से कोई भी मोशन लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो वो ज़रूर अपनी सिनेरियो में बताएगा कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो जो मोस्ट कॉमनली काज देखी गई है वो डायबिटीज़ है। ठीक है, देन आ जाती है सेकंड जो काज इसकी देखी गई है वो है ओस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी, इन आर्थरोपैथीज की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। ठीक है, देन जो इसकी काज देखी गई है कि किसी भी ट्रॉमा की वजह से आर्थराइटिस की कंडीशन हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। कोई भी सडन ट्रॉमा हुआ, पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से भी उसकी शोल्डर में ठीक है इधर कोई भी चोट लग गई। ठीक है, उस एक्सीडेंट की वजह से चोट लग गई, उसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन होगी कैप्सूल की, और इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को पेन है और कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रही, तो ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस भी इसकी काज में आ जाती है। एंड कोई डीजेनरेटिव डिजीज है। ठीक है, डीजेनरेटिव डिजीज है। ठीक है, तो ये इसकी मोस्ट कॉमनली काजेज हैं फ्रोजन शोल्डर की। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेशेंट किन क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लिनिकल
साइंस एंड सिम्टम्स, जिससे हमें आइडिया होगा कि आइदर एक्यूट स्टेज है फ्रोजन शोल्डर की या फिर सब एक्यूट है और क्रोनिक स्टेज है। ठीक है, तो ये हमें सिम्टम्स से, पेशेंट को जो सिम्टम्स आ रहे होंगे ना, उससे हमें आइडिया होगा कि पेशेंट की एक्यूट स्टेज है, सब या फिर क्रोनिक स्टेज है। ठीक है, तो एक्यूट स्टेज के अंदर क्या होगा, पेन की कंप्लेन आ रही होगी बहुत ज़्यादा, और जब हम टेस्ट करेंगे, कैप्सूलर पैटर्न टेस्ट होता है इसके लिए, तो कैप्सूलर पैटर्न के अंदर सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, जब एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे हम पैसिवली तो वो नहीं कर पाएगा और उसको बहुत ज़्यादा पेन आएगी। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन लिमिटेड होगी एक्यूट स्टेज के अंदर। और देन जो सेकंड मोस्ट कॉमन लिमिटेशन होगी वो होगी एबडक्शन की। ठीक है, तो एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन जब टेस्ट किया जाएगा उसका, तो वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन मोस्ट कॉमनली मोशंस उसकी लिमिटेड होंगी। देन सब एक्यूट स्टेज के अंदर क्या होगा, ठीक है, सब एक्यूट स्टेज के अंदर कैप्सूलर टाइटनेस होगी। ठीक है, कैप्सूलर टाइटनेस होगी, तो क्या हुआ, कैप्सूलर टाइटनेस की वजह से जो कैप्सूलर पैटर्न है, ठीक है, कैप्सूलर पैटर्न जो शोल्डर जॉइंट का होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन एंड फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये कैप्सूलर पैटर्न होता है शोल्डर जॉइंट का। अब क्या होगा कि कैप्सूलर टाइटनेस है, तो उसकी वजह से कैप्सूलर पैटर्न जो है ना वो लिमिटेड हो जाएगा। तो कौन कौन सी मोशंस लिमिटेड होंगी, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन। ठीक है, ये मोस्टली ये जो दोनों मोशंस है ना ये लिमिटेड होती हैं। और ये डायग्नोस्टिक पॉइंट भी है फ्रोजन शोल्डर का, कि मोस्टली जो पेशेंट आता है ना उसको हम सबसे पहले एक्सटर्नल रोटेशन करवा के चेक करते हैं उसकी, तो इसकी एक्सटर्नल रोटेशन लिमिटेड होती है, उसको बहुत ज़्यादा पेन आ रही होती है, वो कर नहीं पा रहा होता, तो इससे हमें डायग्नोज हो जाता है कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। देन हम एबडक्शन टेस्ट भी करते हैं, और एबडक्शन टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, तो फिर मोर क्लियर हो जाता है कि इस पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर ही है। ठीक है, तो कैप्सूलर पैटर्न के अंदर जो मोशन लिमिटेड होंगी वो एक्सटर्नल रोटेशन एबडक्शन होगी, और फ्लेक्शन इंटरनल रोटेशन जो है वो लीस्ट लिमिटेड होंगी। ठीक है, ये ज्यादा लिमिटेड होंगी और ये लीस्ट होंगी लिमिटेड। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्रोनिक फेज में क्या होगा। क्रोनिक फेज, ठीक है, क्रोनिक फेज में क्या होगा कि जॉइंट प्ले बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, कैप्सूलर पैटर्न लिमिटेशन ज्यादा हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, एज कंपेयर टू एक्यूट और सब एक्यूट स्टेज। ठीक है, कैप्सूलर पैटर्न्स में लिमिटेशंस हो जाएंगी, जॉइंट प्ले भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और पेशेंट को जो पेन होगी ना वो भी एल्बो रीजन तक आ जाएगी। ठीक है, एक्यूट और सब एक्यूट स्टेज में शोल्डर रीजन में पेन होगी, लेकिन क्रोनिक फेज के अंदर पेन उसको एल्बो रीजन में भी आने लग पड़ेगी, यानी कि आर्म में उसको पेन रहने लग पड़ेगी। ठीक है, पेन इन दी आर्म। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होगा कि पेशेंट ओवरहेड एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा, और अपनी आर्म को बिहाइंड द बैक भी नहीं लेके जा सकेगा। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज के साथ अगर जॉइंट प्ले भी कम है, कैप्सूलर पैटर्न्स भी कम है,
और पेन उसको आर्म में आ गई है, ठीक है। पहले शोल्डर में हो रही थी एक्यूट और सब एक्यूट में, अब उसको पेन की कंप्लेन है आर्म में भी। तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है, और वो फ्रोजन शोल्डर की कौन सी फेज है, क्रोनिक फेज है, ठीक है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रोजन शोल्डर को किस तरह एग्जामिन किया जाता है कि इस पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर ही है कि कोई और जॉइंट की पैथोलॉजी है जिसकी वजह से उसे शोल्डर में पेन है। तो उसके लिए हम असेसमेंट के लिए टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले पेशेंट को हमने कहना होता है कि उसने एक्टिवली करनी है एक्सटर्नल रोटेशन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। सबसे पहले उसकी चेक की जाती है एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। हम खुद उस पेशेंट को कहते हैं कि उसने एक्सटर्नल रोटेशन करनी है और एक्सटर्नल रोटेशन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज ऑफ मोशन अगर कम आएगी, पेशेंट कर नहीं पाएगा, उसको पेन होगी, पेन उसकी रिस्ट्रिक्ट कर रही होगी मूवमेंट, तो इसका मतलब है उसको फ्रोजन शोल्डर है। देन हम उसको एबडक्शन टेस्ट करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस फिजियोथेरेपिस्ट अप्लाई करेगा, ठीक है। और देन किया जाता है फ्लेक्शन टेस्ट, ठीक है। और इन टेस्ट को हम कहते हैं कैप्सूलर पैटर्न टेस्ट, और ये टेस्ट किया जाता है फ्रोजन शोल्डर की असेसमेंट के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन टेस्ट एंड फ्लेक्शन टेस्ट। अगर ये सारे टेस्ट पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब है पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर। तो आज हमने डिस्कस कर लिया कि फ्रोजन शोल्डर किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या काजेज होती हैं, पेशेंट क्लिनिकली किन साइन एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक्यूट स्टेज है, सब एक्यूट स्टेज है और क्रोनिक स्टेज है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या क्या ट्रीटमेंट देना है। और देन हमने डिस्कस कर लिया कि फ्रोजन शोल्डर को किस तरह असेस किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रोजन शोल्डर की स्टेजेस क्या होती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।